नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी ज़रूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी का चरित्र हनन करने के लिए, राहुल गांधी का खात्मा करने के लिए नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल क्यों आमादा है और राहुल गांधी किस तरह से निडरता से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सामना कर रहे हैं अकेले। राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका कद भारत की राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि होने वाले तमाम सर्वे चीख चीख करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कद नरेंद्र मोदी से ज़्यादा हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में CSDS लोकनीति ने सर्वे किया था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 32% लोगों ने स्वीकार्यता जाहिर की थी, लेकिन 36% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की चाहत दिखाई थी। तो 32 और 36 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी उनके सामने पिछले कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया और देखते ही देखते अपनी लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर पछाड़ दिए हैं तो यह अच्छे संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा चुनाव के दौरान भी CSDS ने सर्वे किया था तो पता चला कि 32 और 34% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और 34% लोग राहुल गांधी को। तो जाहिर है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है, जो पार्टी 2014 में 282 सीटें ला करके सरकार बनाई थी और 2019 में 303 सीटें ला करके सरकार बनाई थी, उस सरकार को जादुई आंकड़े 272 तक पहुंचने से इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी ने रोक दिया था। और प्रधानमंत्री को रोकने की घटना के बाद 9 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ था पिछले महीनों। उसमें भारतीय जनता पार्टी को 13 में से सिर्फ 2 सीटें मिल पाई। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। हमें लगता है कि वहाँ पर भी यही हालत होगी, 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं या हो सकता है कि वो भी न मिल पाएँ। और जिस तरह से 8 अक्टूबर को 2 राज्यों का 8 अक्टूबर यानी कल 2 राज्यों का चुनाव परिणाम आने वाला है और इन दोनों राज्यों में, जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। प्रचंड बहुमत से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है।
इन्हीं चुनावों के बाद, कल के बाद किसी भी दिन चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इन दोनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई थी। जो पार्टी कभी अपने गठबंधन के साथ 48 में 41 सीटें लाई थी 2019 में, वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 21 सीटों पर लड़ी और 9 सीटों पर जीती। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 17 सीटों पर लड़ी और 13 सीटों पर जीती। अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का कद जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो बड़ा हो गया। तमाम सर्वे चीख चीख करके प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस की बनाने की बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आप अनुमान लगा सकते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद घट गया है और राहुल गांधी का कद बढ़ गया है। इस समय महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर रैली कर रहे हैं और जिस तरह से एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू महाराष्ट्र में हवा के झोंके से गिर गई और उससे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। राहुल गांधी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शिवाजी की प्रतिमा गिरना शिवाजी की विचारधारा से अलग हटने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसी तरह से साहू जी महाराज की मूर्ति को अनावरण करते हुए राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, संविधान बचाने के मुद्दे पर, ओबीसी को हक अधिकार देने के मुद्दे पर और महाराष्ट्र की तमाम समस्याओं को लेकर के नरेंद्र मोदी को घेरा। नरेंद्र मोदी बैक फुट पर आ गए और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कि जनता उनकी हंसी उड़ा रही है। राहुल गांधी मुद्दे की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, शिवाजी के आदर्शों की बात कर रहे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर उल जलूल आरोप लगाने में व्यस्त हैं। विकास से उनका कोई वास्ता नहीं है, यह सवाल महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद झारखंड की जनता, वहाँ के आदिवासी भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और जिस तरह से हेमंत सोरेन को 5 महीनों तक जेल में रखा, निरपराध होने के बावजूद यातना देने के लिए, उनका चुनावी मनोबल, सियासी मनोबल घटाने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उन्हें जेल में रखा और वह सबूत के अभाव में जेल से छूट करके आ गए, अब वह आक्रामक हैं। नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को पूरे झारखंड के आदिवासी बेल्ट में उजागर कर रहे हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनका बखूबी साथ दे रही हैं। और हम तो समझते हैं झारखंड मुक्त मोर्चा में अगर दूसरे नंबर का कोई कद्दावर नेता है तो उनकी पत्नी ही है। आदिवासी महिलाओं के ऊपर कल्पना सोरेन का जादू चल रहा है और नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में झारखंड में
हारे हैं, उससे ज़्यादा बड़ी हार उनकी विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। और इन 4 राज्यों में अगर नरेंद्र मोदी हारते हैं तो जाहिर है कि संघ भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करेगा और भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है, लेकिन आपसी रस्साकसी खींचातानी की वजह से अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पा रहा। आरएसएस चाहता है कि वह संजय जोशी, वसुंधरा राजे या फिर नरेंद्र मोदी के किसी प्रतिद्वंदी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी का अध्यक्ष या तो गुजरात भेज दे और या मार्गदर्शक मंडल में भेज दे अगले वर्ष 17 अक्टूबर 2025 तक। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो मोहन भागवत हैं, और दूसरे दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के संघ समर्थक नेता, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, सब आरएसएस के साथ हैं। और जिस तरह से चुनावों के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी का कद इतना बड़ा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता देश में इतनी ज़्यादा हो गई है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गई है, अब उसे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, किसी आरएसएस के प्रचारक से प्रचार कराने की ज़रूरत नहीं है। इससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा का अहंकार खुल करके और संघ के प्रति उनका नफरत भी दिखाई दिया। और उसके बाद से कई ऐसे अवसर आए जब संघ के बड़े नेताओं ने, खास करके मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, अरुण कुमार, बीएल संतोष जैसे नेताओं ने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को घेरने का काम किया। और जिस तरह से मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को तानाशाही, हिटलरशाही, अहंकारी, विपक्ष को ख़त्म करने वाला नेता बताया, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस देश के मतदाता, इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ गई कि अब नरेंद्र मोदी की इज्जत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भी नहीं कर रहे हैं, इन्हें अपने दुश्मन के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। तो आरएसएस इसी फिराक में है कि अगर 4 राज्यों में बुरी हार होती है, और याद रहे कि संघ ने अपने किसी प्रचारक को इन 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए नहीं भेजा है, संघ के नेता प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर नब्ज को पकड़ करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की गिरती लोकप्रियता, गिरते कद को देखते हुए 4 राज्यों के चुनाव के बाद मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। संघ का मानना है कि मोदी और शाह का युग खत्म हो गया है, और इनका युग अगर खत्म हुआ है तो राहुल गांधी का युग शुरू हो गया है। संघ मानता है कि मोदी और शाह की सियासत में सूर्यास्त की बेला आ गई है और राहुल गांधी सूर्योदय के सूरज के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी आरएसएस के भी दुश्मन हैं
और मोहन भागवत के दुश्मन राहुल गांधी के दुश्मन मोहन भागवत किसी से छुपा नहीं है। तो राहुल गांधी के बढ़ते कद को आरएसएस को पता चल गया है कि अब नरेंद्र मोदी और शाह नहीं रोक पाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कमान अपने हाथों में लेकर के आरएसएस राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ को कम करने की फितरत की बातें सोच रहा है। और इसीलिए आरएसएस चाहता है कि इन दो गुजरातियों को गुजरात वापस भेज दिया जाए या फिर 17 सितंबर 2025 तक इन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम नेताओं को जो 75 साल की उम्र पार कर गए थे, एक नियम बना दिया कि जो नेता 75 साल का हो जाएगा उसे मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। उसी नियम के तहत अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया और आरएसएस से 5 सवाल पूछा, जिसमें सबसे तीखा सवाल यही था कि मोहन भागवत जी, आप नरेंद्र मोदी को अगले साल 27 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी 75 साल पूरा हो जाएंगे तो इन्हें आप मार्गदर्शक मंडल में या गुजरात वापस भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। जले पर नमक छिड़कने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने, और पूरे देश ने देखा कि नरेंद्र मोदी के, जो कि उस समय इनका मास्टर स्ट्रोक कहा गया था मार्गदर्शक मंडल बनाने और उसमें वरिष्ठ नेताओं को डालने को, इनका मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। उसी मास्टर स्ट्रोक के नियम के अनुसार अपने ही बनाए हुए पिंजरे में फंसने के लिए नरेंद्र मोदी क्या तैयार होंगे? कतई नहीं तैयार होंगे। अमित शाह ने खुल करके कह दिया है, पब्लिकली बोल दिया है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर मार्गदर्शक मंडल का नियम लागू नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार छूट करके आए थे, तभी उन्होंने यह सवाल उठाया था और पूछा था कि क्या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है? नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे हैं या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अपने नियम के अनुसार 17 सितंबर 2025 को रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह आ जाएंगे। तो अमित शाह ने खंडन किया था तुरंत और कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी रिटायर्ड नहीं होंगे, मार्गदर्शक मंडल का उसूल, कानून, नियम उनके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि योगी को हटाएंगे या योगी को मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने देंगे उत्तर प्रदेश में। तो जो सियासत की हवा चल रही है वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। कल 8 अक्टूबर को 100% अनुमान है कि नरेंद्र मोदी की 2 राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में हार होने वाली है और 4-5 दिन में आचार संहिता लागू होगी। महाराष्ट्र और झारखंड की इन 2 राज्यों में भी मोदी और शाह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ भी हार होना तय है, ऐसा तमाम विश्लेषक, सियासत के जानकार बता रहे हैं। अगर इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो उसके बाद की हार से बचाने के लिए संघ अपने हाथ में बीजेपी की कमान ले लेगा और बीजेपी का अध्यक्ष संघ के किसी नेता को बना करके, संजय जोशी भी हो सकते हैं, वसुंधरा राजे भी हो सकती हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह या शिवचरण सिंह चौहान भी हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं,
कोई भी हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का आदमी नहीं होगा। जो हमेशा नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहा, नरेंद्र मोदी का जानी दुश्मन रहा, उसी को संघ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहता है। नरेंद्र मोदी और संघ में घमासान तेजी से चल रहा है, और वह घमासान आज से नहीं, लोकसभा चुनाव से ही देखने में आ रहा है। और लोकसभा चुनाव में तो बड़ी हार हुई है। 303 से 140 पर 63 सीटें इंडिया गठबंधन राहुल गांधी ने तो कम कर ही दिया। उसके बाद 9 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली। बड़ी हार हुई। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। उम्मीद है यहाँ पर भी भारी हार होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। तो उपचुनाव में हार गए, 2 राज्यों के चुनाव में कल हार जाएंगे, और 2 राज्य महाराष्ट्र झारखंड में नवंबर में हारने वाले हैं, और उसके बाद दिल्ली का चुनाव जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला है। बिहार का चुनाव होने वाला है। दिल्ली में तो पक्का हारेंगे। 2015 भी हारे बुरी तरह से। 2015 में 70 में से 3 सीटें लाए थे भारतीय जनता पार्टी। 2020 में 70 में से 8 सीटें लाए थे। तो 2025 में कितनी सीटें लाएंगे अनुमान लगा लीजिए। तो दिल्ली भी हारने वाले हैं, बिहार भी हारने वाले हैं। इस तरह से हमें लगता है कि जितने भी डबल इंजन के राज्यों में चुनाव होंगे, हर जगह हारेंगे, और उसकी शुरुआत हरियाणा जम्मू कश्मीर से हो चुकी है। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी राज्यों के चुनाव हारेगी, वैसे वैसे इसका किला ढहता जाएगा। और उसके बाद जिस दिन नीतीश कुमार और नायडू देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई है, और नीतीश की मांग को, जो कि मांग किया था उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, नायडू ने मांग किया था विशेष राज्य का दर्जा आंध्रा को देने के लिए, उस पर कोई काम नहीं किया और हाथ खड़े कर दिया। तो नाराज़गी दोनों बैसाखियों में है, और वह नाराज़गी खुल करके सामने नवंबर तक आ जाएगी। और हो सकता है नवंबर में बैसाखियां अपना समर्थन भी वापस ले लें और इंडिया गठबंधन के साथ आकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जुगत करें। तो इस तरह से जितने भी सर्वे आ रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, उसमें राहुल गांधी आगे दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी का कद छोटा करने के लिए, राहुल गांधी का चरित्र हनन करने के लिए, राहुल गांधी को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हेट स्पीच, भयंकर भाषण दिलवाए हैं, उन सबको तो गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी आज तक न हो सकी है और न निकट भविष्य में कभी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के एक नहीं अनेक दुश्मन हो गए हैं। सबसे बड़े दुश्मन मोहन भागवत और संघ के नेता, भारतीय जनता पार्टी में संघ समर्थक, ये सबसे बड़े दुश्मन है। और दुश्मन नंबर 2 राहुल गांधी, जो उनके सियासी कद को दिनों दिन घटाते जा रहे हैं और अपना कद बढ़ाते जा रहे हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी आज सियासत में जिस मुकाम पर खड़ी है, वह अपने अहंकार और अपने तानाशाही रवैये के कारण ही खड़ी है। संघ को नाराज करने, संघ से कोई समर्थन न लेने, संघ से प्रचार न कराने, और संघ से बड़ा, और संघ ही नहीं भगवान से भी बड़ा होने का दंभ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाल लिया और अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहा और कहा कि मैं अपनी माँ
हीराबेन के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, बल्कि हमें ईश्वर ने ऊपर से स्वर्ग से टपकाया है भारत में राज करने के लिए, और ईश्वर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहता। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला जो कि 2 फुट के, नरेंद्र मोदी जो 5.5 फुट के रामलला की उंगली पकड़ करके मंदिर की ओर ले जाने के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर गूंजने लगे, एक्स पर, फेसबुक पर और तमाम इंस्टाग्राम पर, तमाम साइट पर वीडियो गूंजने लगे, तो लगा कि नरेंद्र मोदी जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम ईश्वर से बड़े हो गए हैं, वाकई वह रामलला और राम से बड़े हो गए हैं और उनकी उंगली पकड़ करके उन्हें मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। चंपत राय जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं। इस तरह से नरेंद्र मोदी का अहंकार, दंभ, घमंड, इनके अंधभक्तों का दंभ, अहंकार और घमंड नरेंद्र मोदी को ले डूबने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, और कोई और नहीं बल्कि संघ नरेंद्र मोदी को कुर्सी से और दिल्ली और भारत की सियासत से हटाने के लिए बीड़ा उठा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।